Yesterday we have studied about Newton's first law, that is called the law of inertia, because Newton's first law defined the inertia. Now today we will discuss about Newton's second law. Okay, न्यूटन सेकंड लॉ में क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट हम कंसीडर कर लेते हैं. कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स, वन इज हैविंग मास m1 and another is having mass m2. Here mass m2 is heavier than the mass m1. Now if we apply a force, a fixed force, that is F. F means a fixed force, मीन हम दोनों पे सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F. अगर हम इस पे फिक्स फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे. ठीक है, इनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी. कंसीडर करो कि इसकी वेलोसिटी जो है वो v1 है और इसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है. ठीक है, हमने इसमें t टाइम के लिए फोर्स अप्लाई किया. यहाँ पे टाइम 0 है और यहाँ पर t इज इक्वल टू टी. मीन्स टाइम हमारे पास क्या है, 0 से t. तो t टाइम तक हमने 0 से लेकर t टाइम तक फोर्स अप्लाई किया. तो इस फोर्स के पास, इस मास के पास वेलोसिटी v1 आई और इसके पास वेलोसिटी v2 आई. तो जो चेंज इन टाइम इंटरवल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा t. ठीक है, इन द लास्ट, अगर इन मोशन के लास्ट में देखें तो t टाइम के बाद f फिक्स्ड फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है, इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा और इसके पास भी क्या होगा, मोमेंटम होगा. ठीक है, इसका मोमेंटम होगा p1 दैट इज इक्वल टू m1 v1 और इसका मोमेंटम होगा p2 इज इक्वल टू m2 v2. मास इनटू वेलोसिटी कल हमने डिफाइन किया था. ठीक है, तो मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी डिफाइन किया था, इसकी यूनिट भी डिफाइन की थी. तो इन द लास्ट अगर हमारे पास दोनों पे सेम फोर्स है F, ठीक है, दोनों पे सेम फोर्स है F, तो मास दोनों का अलग अलग है, वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, अलग अलग होगी. बट एक t टाइम के बाद इन द लास्ट हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, दोनों का इक्वल आएगा. ठीक है, p1 इक्वल टू क्या होगा, p2 होगा. देखो फोर्स क्या है, सेम. ठीक है, सेम फोर्स थी, अलग अलग मास है. इसके पास कुछ और वेलोसिटी आई, इसके पास कुछ और वेलोसिटी आई. हमने जब ऑब्जर्व किया t टाइम के बाद तो हमने क्या देखा कि दोनों का मोमेंटम जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मोमेंटम सेम नहीं है, दैट इज सॉरी, मोमेंटम सेम नहीं है, चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है. ठीक है, चेंज इन मोमेंटम सेम आ रहा है. डेल्टा t टाइम में दोनों का मोमेंटम चेंज हुआ, मतलब t टाइम पे दोनों का जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या आया, सेम आया. तो यहां से हमें पता लगा कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, चेंज इन मोमेंटम पे डिपेंड करती है. दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ, व्हाट इट डिफाइंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, the rate of change of momentum mean delta p by delta t is directly proportional to the external force applied. ठीक है, यहां से हमें पता लगा कि जो चेंज इन मोमेंटम दोनों का सेम आ रहा है लास्ट में, उसकी वजह क्या है कि हमने दोनों पे फिक्स फोर्स अप्लाई की है. तो चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, फोर्स पे. मीन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p by delta t. Now if we have the limiting value of time, that is if f is equal to, देखो सबसे पहले प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कर लेते हैं हम. ठीक है, f is equal to k डेल्टा p by डेल्टा t. ठीक है,
प्रोपोर्शनल का साइन इनटू को क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं। और अगर हमारे पास लिमिट जो है इसकी जीरो हो, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू जीरो मीन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंटम है, तो हमने रीड किया था ये कि बाहर ले लेते हैं, ठीक है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, तो ये किस में चेंज हो जाता है हमारे पास, के इंटू डी पी बाई डी टी, ठीक है। अगर लिमिटिंग वैल्यू ले हमने लास्ट लेक्चर में पहले सेकंड यूनिट में डिस्कस किया, अगर हम इसकी लिमिटिंग वैल्यू ले डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, तो ये क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी टी आ जाएगा, डेल्टा चेंज हो जाएगा डी में। तो यहाँ पर हमारे पास एफ की वैल्यू क्या आई, के डी पी बाई डी टी। नाउ के की वैल्यू जो है ऑलवेज क्या होती है, वन, के इज ऑलवेज वन। के की वैल्यू ऐसे चूज की गई कि ये वन रहती है ऑलवेज इन एस आई यूनिट एंड सी जी एस यूनिट्स, ठीक है। एस आई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और सी जी एस यूनिट, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इन दोनों यूनिट्स में ही के की वैल्यू क्या रहती है, वन रहती है। इस तरह से इसकी वैल्यू चूज की गई वन, ठीक है, दोनों यूनिट्स में के की वैल्यू सेम रहेगी। तो चेंज इन मोमेंटम, अगर हम यहाँ पर देखें इस पॉइंट पे जब टी टाइम जीरो था, तो यहाँ पर m1 की वेलोसिटी क्या थी, जीरो, ये रेस्ट से स्टार्ट किया इसने मूव करना, ठीक है, तो इसका मोमेंटम इनिशियली क्या है, जीरो, इसका मोमेंटम क्या हुआ, m1 v1 टी टाइम के बाद। यहाँ पर मोमेंटम क्या है, मास m2 का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी रेस्ट पे है ये अभी, तो मोमेंटम क्या है इसका, जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, और यहाँ पे मोमेंटम टी टाइम के बाद क्या है, m2 v2। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया टी टाइम के बाद, वो दोनों का क्या आया, सेम आया, ठीक है, डेल्टा p1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, डेल्टा p2 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पर अगर हम बोले कि v2 जो है वो जीरो है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे मोमेंटम जो है वो क्या है आपका p जीरो, ठीक है। इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी इसकी, इसको हम u2 लिख लेते हैं, और यहाँ पर u1 जीरो है, यहाँ पर u2 जीरो है। तो इस पॉइंट पे मोमेंटम जीरो है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ पर टी टाइम के बाद ये मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम दोनों में क्या आया, सेम, जब हमने फिक्स फोर्स अप्लाई की। नाउ मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। अगर हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो K की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, वन, F की वैल्यू हमारे पास क्या आई, डी पी बाई डी टी। नाउ डी पी की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम वी डिवाइड बाई डी टी। ये डेरिवेटिव है डी बाई डी टी, आपने डिफरेंशियल रीड किया होगा, डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ मास m जो है वो कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मास m कभी टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मास क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मास जो है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा, तो नीचे डिवाइड में जो टाइम के साथ चेंज लिखा हुआ है उससे हम मास को ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं, डेरिवेटिव से d बाई डी टी, अंदर सिर्फ क्या रहेगा, v, क्योंकि मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम के साथ क्या चेंज हो रही है, वेलोसिटी। तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम मीन क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन को v माइनस u बाय t, ठीक है, a की वैल्यू यही होती है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। नाउ f का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, f इज इक्वल टू ma या फिर f इज इक्वल टू v माइनस u बाय t। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। अगर कोई मास है m गिवन है 2 kg, ठीक है, उस पे हमने फोर्स अप्लाई किया, वो हमें कैलकुलेट करना है कितना फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। हमने फोर्स अप्लाई किया, कंसीडर करो 5 सेकंड के लिए, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी इनिशियल जो थी वो थी 2 मीटर पर सेकंड, और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो हो गई 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला है F का एम वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। m हमारे पास मास की यूनिट हमेशा केजी में,
v की 6 मीटर पर सेकंड है, यूनिट सही है। u की भी मीटर पर सेकंड में लेते हैं, डिवाइड बाय टाइम क्या है 5, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/5। ठीक है, नाउ फोर्स की यूनिट क्या है न्यूटन। ठीक है, हम क्या रीड कर रहे हैं न्यूटन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है न्यूटन। न्यूटन कौन सी यूनिट है फोर्स की, एसआई यूनिट। अभी हम डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, दो यूनिट्स होती हैं, एक एसआई और एक सीजीएस। ठीक है, ये किसमें होती हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स में। देखो दो तरह की यूनिट्स हैं, फर्स्ट क्या है एब्सोल्यूट यूनिट्स। ठीक है, इसमें भी दो यूनिट्स होती हैं एसआई और सीजीएस। सेकंड हमारे पास क्या है, मैं सेकंड यहाँ पे राइट कर लेता हूँ, इस साइड रुक कर देते हैं। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, दो डिफाइन करेंगे। ग्रेविटेशनल में भी हमारे पास दो यूनिट्स होती हैं एसआई और सीजीएस। नाम से पता चल रहा है ग्रेविटेशन मीन हम किसकी टर्म में डिफाइन करेंगे, ग्रेविटी की टर्म में, मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर जो हमारे पास ए आया है इसकी जगह हम क्या लिख देंगे जी, एम इंटू जी। फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स का m इंटू जी। सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको एब्सोल्यूट यूनिट्स को। एसआई यूनिट जो है, ठीक है, एब्सोल्यूट में वो क्या है न्यूटन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं n से। सीजीएस यूनिट जो है वो है डाइन। ठीक है, रिप्रेजेंट किससे करते हैं dy n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पीछे e भी लगा सकते हैं, डाइन। ठीक है, इसमें दो यूनिट्स होती हैं एसआई में। ठीक है, वन दैट इज किलोग्राम फोर्स या फिर किलोग्राम वेट। ठीक है, क्योंकि वेट जो है डब्ल्यू, वेट डब्ल्यू उसका फॉर्मूला क्या होता है mg। अगर हम ग्रेविटेशनल कर रहे हैं तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह हम क्या यूज करेंगे F इज इक्वल टू mg। ए की जगह क्या यूज करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और mg का फॉर्मूला जो है वो किसके इक्वल होता है वेट के। तो इसको हम किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट बोलेंगे। ठीक है, और सीजीएस यूनिट में ग्राम फोर्स या फिर ग्राम वेट। ठीक है, मास जो है वो ग्राम में लेंगे सीजीएस में, सी का मीन सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक है, और उसमें भी मास ग्राम में लेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं न्यूटन को। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो है न्यूटन, उसको डिफाइन करते हैं। देखो एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए। अगर मास हो 1 kg का और एक्सेलरेशन हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड तो पहले ही है। ठीक है, नीचे डिवाइड में टाइम की यूनिट सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन क्या लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ms की पावर -2। तो देखो न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन कब होगी, जब मास होगा 1 kg का, एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो इसको डिफाइन करते हैं 1 न्यूटन इज दैट फोर्स which when applied on a mass of 1 kg। ठीक है, जब हम 1 किलोग्राम मास पे फोर्स अप्लाई करेंगे, it get accelerated through an acceleration 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब 1 किलो मास पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन क्या होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या फिर हम ऐसे बोल देते हैं कि ये फोर्स वो फोर्स है जिसपे 1 किलो मास पे अगर हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दें तो
फोर्स जो है वो कितनी होगी 1 न्यूटन। व्हेन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg गेट एक्सेलरेटेड, ठीक है, बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, देन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। F की जगह ये, M की जगह ये और A की जगह ये। 1 kg मास पे जब एक्सेलरेशन देंगे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो फोर्स हमने कितनी अप्लाई की है, सिंपली 1 न्यूटन अप्लाई की है। नाउ CGS यूनिट डाइन D/N या फिर D/N/E। CGS है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है, CGS यूनिट। इसमें हम सब मीटर में लेते हैं, लेंथ मीटर में लेते हैं, मास किलोग्राम में लेते हैं, टाइम तो सेकंड में होगा ही। तो CGS यूनिट है डाइन। तो 1 डाइन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, मास की जगह यहाँ पर ग्राम आएगा 1 ग्राम, इनटू एक्सेलरेशन की जगह देखो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा, क्योंकि ये CGS स्मॉल यूनिट है। तो मास की जगह किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 डाइन क्या है, फोर्स है। 1 डाइन क्या है, फोर्स, ठीक है। कब फोर्स है, जब 1 ग्राम पे बॉडी पे, 1 ग्राम की बॉडी पे हम उसको एक्सेलरेशन दे दे 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो फोर्स कितनी होगी, 1 डाइन। व्हेन ए बॉडी ऑफ 1 ग्राम, ठीक है, गेट एक्सेलरेटेड थ्रू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन द अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड 1 डाइन, ठीक है। नाउ रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। न्यूटन एंड डाइन के बीच में क्या रिलेशन है, न्यूटन देखो किसके इक्वल है, 1 kg पर मीटर। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को हमने किस में चेंज कर दिया, ग्राम में, 1000। और 1 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 3 zeros ये, 2 zeros ये, कितनी हो गई, 5 zeros। तो हम उसको राइट कर देते हैं 10⁵, क्योंकि ये 5 zeros हो गई। और यहाँ है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल है, डाइन के। तो हम इसको लिख देंगे 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 10⁵ डाइन के। तो न्यूटन और डाइन में रिलेशन ये है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। नाउ हम डिफाइन करते हैं इसकी SI यूनिट को, ठीक है। SI यूनिट क्या है, किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, ठीक है। 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। ये F ऐसे ही राइट करना है आपको, ये F राइट नहीं करना। या फिर 1 किलोग्राम वेट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 किलोग्राम इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। F इज इक्वल टू क्या था, ma। यहाँ पर ग्रेविटेशनल डिफाइन कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या लेंगे, ग्रेविटी g लेंगे। अगर इसको हम 1 डिफाइन कर रहे हैं तो मास भी 1 और ग्रेविटी जो है नॉर्मली उसकी वैल्यू क्या होती है, 9.8। तो 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू क्या है, व्हाट इज 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट। व्हेन ए मास ऑफ 1 kg गेट एक्सेलरेटेड by an acceleration of 9.8 meter per second square, then the force is 1 kilogram force और 1 किलोग्राम वेट। बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम CGS यूनिट देखें इसकी, तो हमारे पास है 1 ग्राम फोर्स या फिर 1 ग्राम वेट, ठीक है। मास की यूनिट क्या आ गई, 1 ग्राम, और एक्सेलरेशन जो है उसको मीटर से किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ग्राम फोर्स क्या है, जब
1 ग्राम मास को हम एक्सेलरेट करते हैं कितने सेंटीमीटर कितने एक्सेलरेशन से, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, तो उसकी जो फोर्स है वो क्या होगी, 1 ग्राम वेट या 1 ग्राम फोर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इजी है। तो ये आपकी थी यूनिट्स किसकी, फोर्स की। तो देखो फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू ma है। ठीक है, अगर हमारे पास इनमें से कोई भी दो वैल्यूज गिवन है, जैसे F और m गिवन है, तो हम थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस है न्यूटन सेकंड लॉ की, पॉइंट्स हैं इसके ये कि अगर हमें फोर्स गिवन है, मास गिवन है, ठीक है, अगर फोर्स गिवन है, मास गिवन है, तो ए जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन। अगर हमें m गिवन है और a गिवन है, तो f हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें f गिवन है, a गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, m कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, बुक में राइट किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल सिंपली यहाँ से देख सकते हैं, कोई भी तीन वैल्यूज में से दो वैल्यूज गिवन है, थर्ड वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ यहाँ से देखो a की जो वैल्यू है वो क्या है, F/m। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम। ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे देखो जिसका मास ज्यादा है उसका एक्सेलरेशन मीन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मीन उसकी वेलोसिटी जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो हैवियर बॉडी होगी वो कम एक्सेलरेट करेगी, और जो लाइटर बॉडी होगी वो क्या करेगी, ज्यादा एक्सेलरेट करेगी। मतलब जो हैवियर बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम, और जो लाइटर बॉडी है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपके न्यूटन सेकंड लॉ की जो है कॉन्सिक्वेंसेस हैं, या फिर फोर्सेस आप बोल सकते हैं। तो ये जो न्यूटन सेकंड लॉ है जो भी हमने रीड किया है ये, ठीक है, ये एक पॉइंट पे वैलिड है या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे, एक पार्टिकल पे या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे वैलिड है। अगर एक ही पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कई फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो उनको हम बोलते हैं कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है, पॉइंट फोर्सेस, आगे हम रीड करेंगे, एक्टिंग एट ए पॉइंट, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। अगर पैरेलल लाइंस के बीच फोर्स एक्ट कर रही हैं, दो पैरेलल लाइंस पे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर फोर्सेस। ठीक है, अगर एक ही प्लेन में फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो उनको क्या बोलते हैं, प्लेनर फोर्सेस या फिर कोप्लेनर फोर्सेस। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, आप बुक से रीड कर सकते हो सिंपली, कोई भी बुक से। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन या फिर इंपल्स, उसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ और उसकी एप्लीकेशन।